नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है आईसीएमआर की तरफ से, और जिसमें यह कहा है कि मिक्सिंग ऑफ डोज यानी दो वैक्सीन की जो मिक्सिंग है ये सेफ है और सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर इम्यूनिटी डेवलप होती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने कोविशील्ड लगाई है पहली डोज और दूसरी डोज जो अभी यूपी में, हालांकि यहाँ तो अलाउ नहीं है अभी मिक्सिंग ऑफ डोज को, लेकिन यूपी में गलती से एक मामला सामने आया था जहाँ पर मिक्सिंग ऑफ डोज हो गया था। मतलब कोविशील्ड वालों को कोवैक्सीन दे दी गई थी। तो उस मामले में आईसीएमआर ने एक अध्ययन किया और जिसमें यह खुलासा किया कि मिक्सिंग ऑफ डोज से कोई नुकसान नहीं है बल्कि इसके उलट इसमें ज़्यादा बेहतर इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो सवाल ये है कि क्या अब सरकार को भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मिक्सिंग ऑफ डोज को अलाउ कर दिया जाए, और क्या मिक्सिंग ऑफ डोज को अलाउ करने के लिए हमारे पास दोनों वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता है और इसका तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तो दोनों वैक्सीन के दो डोज के बीच में जो गैप है वो दोनों अलग अलग है। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। आज इसी पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मई में एक अजीब घटना हुई। उत्तर प्रदेश से खबर आई कि कुछ लोगों को पहली डोज तो कोविशील्ड की मिली, लेकिन गलती से उसे दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। फिर क्या था, मामले ने तूल पकड़ा, खूब हाय तौबा मची। अस्पताल प्रशासन ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तक की बात कह दी, लेकिन यही लापरवाही शायद कोरोना के खिलाफ लड़ने का एक और कारगर हथियार बन जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में वैक्सीन की दो डोज को मिक्स करने का समर्थन किया है। जिन 18 लोगों को दोनों डोज लगने के करीब 70 दिन की जांच की गई तो आईसीएमआर को चौंकाने वाले नतीजे मिले, जिसमें पाया गया कि न सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज को मिक्स करना सुरक्षित है बल्कि इससे बेहतर इम्यूनोजेनिसिटी भी हासिल हो सकती है। यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज मिलाकर लेने से कोरोना संक्रमण के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कारगर है, क्योंकि इन दोनों ही वैक्सीन के अलग अलग डोज से एक ही वैक्सीन के दो डोज के मुकाबले ज्यादा बेहतर इम्यूनिटी मिलती है। इतना ही नहीं, डीजीसीआई के एक एक्सपर्ट पैनल ने भी वैक्सीन के मिक्सिंग एंड मैचिंग की जांच की सिफारिश की थी। सीरियस सीओ एक्सपर्ट पैनल ने भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की मिक्स डोज पर स्टडी को मंजूरी दी थी। एक्सपर्ट पैनल से बातचीत के बाद सीएमसी वेल्लोर को चौथे स्टेज के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति देने की सिफारिश की थी, जिसमें 300 हेल्थ वॉलंटियर्स को शामिल किया गया था। तीसरी लहर के खतरों की आशंका के बीच इस मुद्दे पर WHO की चीफ वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी वैक्सीन के मिक्सिंग पर रिसर्च करने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में वैक्सीन की मांग और पूर्ति में काफी बड़ा अंतर है, जिसका असर देश के वैक्सीनेशन पर दिख रहा है। वो सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लिहाजा हालात को देखते हुए देश में वैक्सीन की मिक्सिंग एंड मैचिंग पर काम किया जाना चाहिए। अगर प्रयोग सफल और सुरक्षित रहते हैं तो ये बड़ा कदम होगा और इससे देश में वैक्सीन की समस्या को भी खत्म किया जा सकेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर वैक्सीन की मिक्सिंग एंड मैचिंग की बात हो रही है, तो आप गलत हैं, क्योंकि वैक्सीन की मिक्सिंग एंड मैचिंग पर काम करीब करीब पूरी दुनिया में हो रहा है। इसमें बहरीन, फ्रांस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन सरीखे कई देशों के नाम शामिल हैं। चीन में तो इस पर अप्रैल के महीने से काम जारी है। यानी जब भारत दूसरी लहर से जूझ रहा था, चीन तभी से वैक्सीन के 2 डोज मिलाकर दिए जाने का परीक्षण कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन भी इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिका की सीडीसी की भी हालत को देखते हुए वैक्सीन की डोज को मिक्स एंड मैच करने की बात कह चुकी है। आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है, दुनिया भी वैक्सीन के मिक्स एंड मैच पर काम कर रही है। यानी साफ है कि अगर प्रयोग सफल रहते हैं, सरकारें कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन के मिक्सिंग एंड मैचिंग की मंजूरी दे देती हैं, तो न सिर्फ सरकारों की चिंताएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि सभी को आसानी से वैक्सीन मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आईसीएमआर के पूर्व डीजी प्रोफेसर एनके गांगुली, हमारे साथ हैं फोर्टिस मुलुंड में आईसीयू के हेड और महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर राहुल पंडित, और साथ ही मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और गांगुली जी, मेरा सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल आपसे यही होगा कि आईसीएमआर की एक स्टडी आई है और जिसमें यह कहा है कि मिक्सिंग ऑफ डोज ना सिर्फ सेफ है बल्कि ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू एक ही वैक्सीन की 2 डोज लेने के मुकाबले। तो आपको लगता है कि ताजा हालात को देखते हुए क्या मिक्सिंग ऑफ डोज को भारत में अलाउ कर देना चाहिए सरकार को? एक्चुअली एक चीज मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि मैं आईसीएमआर को नहीं करता, मैं रिटायर्ड हूँ, तो मैं अपना व्यू दे सकता हूँ। तो मेरा अपना व्यू ये है कि मिक्सिंग उन समय की जाती है जबकि वैक्सीन की कमी होती है, एक वैक्सीन की कमी होती है और दूसरा डोज लोगों को नहीं मिल पाता है, उस संदर्भ में मिक्स किया जाता है। और ये एक स्टडी के बाद, बड़ी सी स्टडी के बाद इस पर किया जाता है। तो यूके में सबसे पहले ये हुआ, जबकि यूके में ये वैक्सीन दे रहे थे एस्ट्राजेनेका का, लेकिन एस्ट्राजेनेका की सप्लाई घट गई, तब उन्होंने दूसरी डोज फाइजर का देना शुरू किया। इसी तरह से यूएसए में जॉनसन जॉनसन का सिंगल डोज का जब इन्होंने लंबा स्टडी किया, देखा कि इम्यूनिटी घटती है, तो इन्होंने वहाँ पर भी देखना शुरू किया कि कोई दूसरा वैक्सीन दिया जा सकता है एज ए बूस्टर वहाँ पर। तो इस संदर्भ में ये एक नॉर्मल वो नहीं है। कभी कभी जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में जो एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन है या जॉनसन एंड जॉनसन वाला वैक्सीन है, यूरोप में उसमें लेबल क्लेम है कि यंग लेडीज को न दिया जाए कि 40 साल के आसपास है जिनको की क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स है। ऑल्दो ये बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है, लेकिन ये लेबल क्लेम है, उनको ये चेतावनी है। ऐसे संदर्भ में कभी कभी जब दो वैक्सीन्स में एक अवेलेबल नहीं है, तब ये सोचा जा सकता है। बट यहाँ पर ये जो स्टडी है, इसमें मैं कोई निष्कर्ष में नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि ये एक तो 18 लोगों का ये डाटा है और उसमें 11 60 साल के ऊपर के हैं, और ये डाटा विलेज का है जहाँ पर कि बेसलाइन जो इम्यूनिटी है या एंटीबॉडीज है वो अलग है। तो इसमें वो डाइवर्सिटी भी नहीं है और बहुत कम समय में इसको फॉलो अप हुआ है, तो इसमें अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वेदर ये बूस्ट करता है और नहीं करता है। और जहाँ तक ये प्रोटेक्ट करता है, कितना प्रोटेक्ट करता है, वो सारे वैक्सीन अभी जितने हैं सब डेल्टा के अगेंस्ट में, अगर वैक्सीनेटेड लोगों को 99% प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कोई सीवियर बीमारी नहीं होगी और वो अस्पताल में नहीं जाएंगे। और जो लोगों को सीवियर बीमारी हो रही है में जा रहे हैं वो अनवैक्सीनेटेड लोग होते हैं। सो इसलिए ये कोई सुपीरियरिटी अभी हम इसमें देख नहीं सकते। हमको तो ये करना चाहिए कि अभी एक बड़ी स्टडी हो रही है और उस स्टडी को जब वो स्टडी पूरी होगी उसके बाद हमें किसी निष्कर्ष में जाना चाहिए। बट एक मेरी चिंता भी है कि ये 2 हमारे अस्पताल के साथी हैं, इनको पता है कि जो चीज़ हमें देनी है वही देनी पड़ती है। अगर वो मिस्टेक से कोई दूसरी चीज़ जा रही है, इसका मतलब हमको देखना पड़ेगा कि हमारी ट्रेनिंग में कुछ कमी है। हमको फिर से वैक्सीनेटर्स को पर्टिकुलरली रूरल सेक्टर में ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी 5 वैक्सीन अवेलेबल होगी नेक्स्ट मंथ से, और अगर इस तरह से अलग अलग वैक्सीन लोगों को मिल जाता है तब फिर एक प्रॉब्लम होगी। तो हमें ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को और ये देखना पड़ेगा कि एक सेंटर में एक ही प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध हो। अच्छा, तो ये आपकी राय है। आप कह रहे हैं कि अभी इसके ऊपर और अध्ययन होना बाकी है। लेकिन राहुल पंडित जी, हम उस वक्त इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जब डेल्टा प्लस वेरिएंट की चिंता भी अलग अलग हिस्सों में बढ़ने लगी है, और कई जगहों पर तो कई बार तो ये बात कही जाती है कि वैक्सीन तो ठीक है कि वैक्सीन लोग लगा रहे हैं तो वहाँ पर सेफ्टी बढ़ती है,
लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो ज़्यादा शातिर है, तो लिहाजा वैक्सीन को भी सरपास कर जा रहा है। और उस वक्त में अगर आईसीएमआर की यह स्टडी आई है कि मिक्सिंग ऑफ डोज से ज़्यादा आपको इम्यूनिटी मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से और काम तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए इस वक्त? और अगर इसके कुछ और अध्ययन होते हैं और पुख्ता प्रमाण आते हैं तो क्या जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए ताकि हम थर्ड वेव या और कोई दूसरी आफत आए उसको हम रोक पाएं? मृत्युंजय जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपके शो में बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जब भी हम कोई प्रैक्टिस चेंजिंग स्टडी बोलते हैं तो वो स्टडी हमेशा जो रहती है वो एक हेट्रोजीनस पॉपुलेशन में दी जाती है, जहाँ की डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हो, रूरल हो, अर्बन हो, एज में जो है अंतर हो, कोई तरुण हो, कोई वृद्ध हो, और फीमेल मेल का भी रेशो देखा जाता है। और उसके बाद ये जो है ये जानबूझ के एक स्टडी प्लान होती है कि इनको ये मिलेगा, दूसरे ग्रुप को जो है वो दूसरा इंजेक्शन, और उसका फिर एनालिसिस जो है वो उस तरह से होता है, ना कि गलती से आपको इंजेक्शन लग गया और आप जाके फिर बाद में उसको देख रहे हो और कह रहे हो कि ये स्टडी अच्छी है। मैं ये कहूँगा कि ये स्टडी अच्छी है, हाइपोथेसिस जनरेट कर रही है, हमको ये संकेत दे रही है कि अगर हम ये बड़ा स्टडी करें तो शायद हमको जो है उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट का जो है हाइपोथेसिस दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको हमको जो है हाइपोथेसिस जनरेटिंग स्टडी मान के हमको इसके ऊपर एक अच्छी बड़ी स्टडी करनी चाहिए, जिसके ऊपर की फिर हम हमारी प्रैक्टिस जो है वो चेंज कर सके। इससे अलावा इस स्टडी के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें ना तो हमको ये पता है कि पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस नहीं है, तो एक ही गांव के लोग हैं उसमें जो एक प्रॉब्लम आई है। दूसरा बात है हमको ये भी नहीं पता कि 2 डोज के अंदर के बीच में अंतर कितना रहना चाहिए, पहला कोविशील्ड देना चाहिए या पहला कोवैक्सीन देना चाहिए। ये कोई भी चीज़ें जो है स्टडी से हमको उभर के बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दे रही है। तो मैं गांगुली सर से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं यही कहूँगा कि सिर्फ हाइपोथेसिस जनरेट कर रही है ये रिपोर्ट, और ना तो आईसीएमआर ये भी कह रही है, ना आईसीएमआर ने भी स्टडी पब्लिश की है। जस्ट ये हमारे पास 18 पेशेंट आए थे और हमने ऐसे इसमें फाइंडिंग्स और हम बता रहे हैं, ना कि वो बोल रहे हैं कि अभी जाके प्रैक्टिस चेंज कर दो करके। मेरे ख्याल से तो ये इतना अभी हाइपोथेसिस जनरेट करके हमें उसके ऊपर एक बड़ा स्टडी करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट इटसेल्फ बहुत ज़्यादा संक्रमण करने वाला है, घातक भी है, और डेल्टा प्लस में शायद थोड़ा बहुत और कम या ज़्यादा हो, और इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम एक 18 पेशेंट की स्टडी के ऊपर हमारी पूरी प्रैक्टिस चेंज कर देंगे। हमको जो है वैक्सीनेशन जो है बढ़ानी है और साइंटिफिक तरीके से। अच्छा, ठीक है, मतलब अब बिल्कुल ठीक बात है, जो आपकी बात है बिल्कुल ठीक है। आईसीएमआर ने तो ये एक स्टडी की है और वो भी केस स्टडी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक मामला यूपी में आ गया था, कुछ लोगों को गलती से अलग अलग डोज दे दी गई थी, तो उसके ऊपर ये अध्ययन किया गया है। अभी कोई इस तरह से सरकार के सामने कोई सिफारिश या सुझाव नहीं दिया गया है कि आप इसे लागू करें या ना करें, लेकिन हाँ, जो अध्ययन किया गया है, हालांकि इसका सैंपल साइज बहुत छोटा है, 18 लोगों पे किया गया है, लेकिन उसमें ये बात क्लियरली सामने आई है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, सुरक्षित है पूरी तरह से और ज़्यादा बेहतर इम्यूनिटी डेवलप हुई है। लेकिन अब मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि क्या, क्योंकि ये एक अच्छी बात यह है कि एक आशा की किरण जग रही है कि ये भी एक फार्मूला वैक्सीनेशन का हो सकता है, तो मैं आपकी राय पहले जानना चाहता हूं इसके ऊपर। आपको लगता है कि इसके ऊपर काम अभी और बढ़ाना चाहिए इसको पॉजिटिवली लेते हुए? क्योंकि मान लीजिए अगर इसके ऊपर काम नहीं हुआ और 1-2 साल के बाद हमें ये पता चला कि हाँ, अगर ऐसा करते तो ज़्यादा बेहतर होता, और तब मान लीजिए तीसरी लहर आ जाए, तो एक मन में मलाल वाली बात होगी कि हमने इसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया, प्रयोग किया। तो आप बताएं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जी मृत्युंजय जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो हमारे दोनों जो सीनियर कलीग्स हैं उन लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि ये एक स्मॉल स्टडी है, अभी तक पीयर रिव्यूड नहीं है, बट ये जो कंसेप्ट है हेट्रोलोगस वैक्सीनेशन का, जिसमें प्राइमरी और जो बूस्टर डोज है, सेकेंडरी जो बूस्टर डोज देते हैं, वो दोनों 2 डिफरेंट हैं। जैसे इसके पहले भी स्टडीज आई है, जैसे 9 जुलाई को एक स्टडीज पब्लिश हुई थी लैंसेट में, उसमें भी उन्होंने हेट्रोलोगस वैक्सीनेशन किया था। पहले एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन लगी थी, 8 से 12 हफ्ते के बाद उन्होंने फाइजर बायोनटेक का दिया था, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत ही प्रॉमिसिंग थे। उसमें ये देखा
देखा गया था कि जो एंटीबॉडी, जो रिसेप्टर बाइंडिंग एंटीबॉडी थी, वो करीब करीब 75 फोल्ड ज़्यादा थी जिनका हेट्रोलोगस वैक्सीनेशन हुआ, मतलब जिनको पहले एस्ट्राजेनिका दिया गया फिर फाइजर बायोनटेक दिया गया। इवन सेलुलर इम्यूनिटी और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा था। इसके पहले जो कुछ स्टडीज थी उसमें देखा गया था कि साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो गए थे, बट इसमें जो कॉम्बीवैक्स ट्रायल बोलते हैं उसको, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन यूज किया गया, उसमें साइड इफेक्ट्स उतने ही रहे, कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं बढ़े, बट इम्यूनोजेनिसिटी जो एंटीबॉडीज बनी वो बहुत ज़्यादा बनी। तो वो छोटा स्टडीज उतना छोटा नहीं था जितना ICMR वाला है, उसमें करीब करीब 450 थे पेशेंट्स, बट उसमें जो कंट्रोल्ड आर्म था 200 सवा 200 के आसपास का, उसमें कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया गया था। तो एक मुझे लगता है कि हेट्रोलोगस वैक्सीनेशन और होमोलोगस वैक्सीनेशन की दोनों डोज एक ही है, दोनों की एक तुलनात्मक अध्ययन होनी चाहिए। और अभी जो स्टडीज आई है ICMR की, ऐसी ही एक छोटी स्टडी आपको रसिया से भी, अजरबैजान से है, अजरबैजान में 50 पेशेंट्स का है, उसमें उन्होंने स्पुतनिक और एस्ट्राजेनिका को कंबाइन किया था, वहां भी बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिले हैं। तो डेफिनेटली जो हेट्रोलोगस वैक्सीनेशन है ये एक प्रॉमिसिंग मुझे लगता है कि हाइपोथेसिस है। और जैसा डॉक्टर गांगुली ने बोला कि इसके लिए लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स चाहिए, लार्जर नंबर ऑफ एन बहुत बड़ा होना चाहिए, तब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हाँ इसको हमें एज ए क्लिनिकल मेथोडोलॉजी यूज करना है। पर डेफिनेटली जिस तरीके से अभी जो 3 बातें हमने बताई आपको, एक फाइजर की कॉम्बिनेशन के साथ, स्पुतनिक की और हमारे ICMR की जो स्टडीज है, हालांकि चलिए ये फॉल्ट होने के बाद था, रेट्रोस्पेक्टिव टाइप का था, बट हम इसको कर सकते हैं। और हमारे दोनों की कॉम्बिनेशन, जैसे इसमें कोविशील्ड पहले लगा था, उसके बाद कोवैक्सीन लगा था, तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में एक लार्जर ट्रायल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ICMR ने अभी रिकमेंडेशन नहीं दी है, और ये जो ICMR की स्टडीज है ये पीयर रिव्यूड भी नहीं है, मतलब ये पब्लिश्ड भी नहीं है। तो बट एक उम्मीद की किरण तो निश्चित तौर पे है कि हेट्रोलोगस वैक्सीनेशन हो सकता है आने वाले वेरिएंट्स के लिए, और खास करके जब वैक्सीन की कमी बेसी हो जाती है किसी खास वैक्सीन की, तो उसमें यूजफुल रहेगा। जी जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद, चूंकि ये सिर्फ भारत में बात नहीं हो रही है मिक्सिंग ऑफ डोज की, ग्लोबली इसकी बात हो रही है। और WHO ने भारत के संदर्भ में तो ये कहा है कि भारत में वैक्सीन की मांग और आपूर्ति में अंतर है, लिहाजा वैक्सीन की मिक्सिंग एंड मैचिंग पर काम होना चाहिए। ये सुझाव भी WHO की तरफ से आ रहे हैं। अब गांगुली सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि मिक्सिंग ऑफ डोज को लेकर दुनिया भर में बातचीत चल रही है, फ्रांस, कनाडा, चीन, US, UK जैसे देशों में काम जारी है, और चीन में वैक्सीन मिक्सिंग पर अप्रैल से काम जारी है, और भारत के लिए भी WHO ने कहा है कि यहाँ पर भी इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई है वैक्सीन की उसमें गैप है, तो भारत में भी इसकी ज़रूरत है, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप अपने अनुभव के आधार पर, कि अगर मान लीजिए आगे चलकर इस पर कोई विचार हो, बातचीत हो, तो आप क्या सुझाव दें, अपनी तरफ से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसका फॉर्मूला कैसा होना चाहिए मिक्सिंग ऑफ डोज का? क्योंकि अभी तो यह है कि जो 2 वैक्सीन प्रमुखता से हमारे यहाँ दी जा रही है, दोनों के 2 डोज के बीच अलग अलग अंतराल है। कोविशील्ड का अंतराल ज्यादा है, कोवैक्सीन का कम है। तो मान लीजिए किसी ने कोविशील्ड ली पहली डोज, और दूसरी डोज कोविशील्ड के लिए उनको 3 से 4 महीने का वेट करना पड़ेगा, लेकिन कोवैक्सीन तो 1 महीने के अंदर दे दी जाती है। तो इसका फॉर्मूला किस तरह से सेट करना चाहिए इन फ्यूचर? अगर आपका सुझाव मांगा जाए तो आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, दोनों डॉक्टर राहुल पंडित, डॉक्टर मनोज कुमार ने काफ़ी खुलासा किया है इसमें। ये जो मिक्सिंग ऑफ डोजेज हैं वो नॉर्मली एडवाइजेबल नहीं होती है। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा दोनों वैक्सीन के शेड्यूल अलग होते हैं, उसके बाद उनके प्रोफाइल जो एडवर्स रिएक्शन के प्रोफाइल अलग हो सकते हैं, और उनमें कभी कभी जो किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, ऐसा भी उसमें कभी कभी लेवल क्लेम होता है। तो नॉर्मली ये नहीं होता है। ये तभी करते हैं जबकि वैक्सीन्स की सप्लाईज एक घट जाती है, एक उतनी अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं होती है उस वक्त, जिससे कि सब लोगों को 2 डोज मिल सके। इसलिए ये स्टडी की जाती है, और स्टडी करना ज़रूरी है,
क्योंकि कभी कभी दो वैक्सीन एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अगर दोनों एडिनो के हैं तो एक वो जो एंटीबॉडीज अगर पहले से जनरेटेड है वो काम नहीं करेंगी। इस तरह से कई इश्यूज वहाँ पर होते हैं, तो इसको स्टडी करनी पड़ती है, इसके एडवर्स रिएक्शन स्टडी करनी पड़ती है, इसकी डोजिंग स्टडी करनी पड़ती है, इसको डिफरेंट एज ग्रुप डिफरेंट सेक्सेस में करनी पड़ती है। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में ही हमने 2 बार इस तरह के मिक्सिंग ऑफ डोजेस सजेस्ट किया गया था जब वैक्सीन की कमी थी कि सारे भारतवर्ष में सफिशिएंट सप्लाई वैक्सीन की नहीं थी। एक तो रोटा वायरस के समय और एक न्यूमोकॉकल जब इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो बट ये स्टडी के बाद की जाती है और तभी की जाती है जबकि वैक्सीन सप्लाई यूनिफॉर्म नहीं होती। सप्लाई चेन में कभी कोई वैक्सीन होता है, कभी कोई वैक्सीन होता है, या वैक्सीन की कमी होती है। जो भी ये अभी कोट किया गया कि जो ब्रिटेन में काम हुआ था, वो काम इसीलिए हुआ था कि एस्ट्राजेनेका की सप्लाई सही नहीं थी, तो लोगों को दूसरा डोज मिल नहीं रहा था। तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि चलो फाइजर लगा के देखते हैं, और स्टडी के बाद उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था और वो पब्लिश भी लैंसेट में हुआ था। उसी तरह से जैसे बोला गया कि कई देशों में इंक्लूडिंग यूएसए में स्टडी चल रही है। यूएसए में एक चीज के संदर्भ में पर्टिकुलरली चल रही है कि जो जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है, बट जब उसको फॉलो अप किया गया देखा गया कि उसमें जो एंटीबॉडीज हैं, अभी आपको पता है कि फाइजर ने 6 महीने से ज़्यादा फॉलो अप किया है और उन्होंने देखा कि एंटीबॉडीज गिर रही हैं। तो वो तो थर्ड बूस्टर की बात भी कर रहे हैं और थर्ड बूस्टर कई कंट्रीज ने चालू भी कर दिया है। मॉडर्ना ने भी देखा है बट 6 महीने से देखा है, 6 महीने के बाहर नहीं देखा। सो एस्ट्राजेनेका, तो वहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन में एक बूस्टर वो सेकेंड डोज सोचा जा रहा है, उस पर स्टडी चालू है। भारत में जैसे बोला आपने कि वेलोर में एक सैंक्शन स्टडी है जो कि 300 लोगों में की जाएगी और जैसे स्टडी की जाती है वैसे वो की जाएगी। हमें उसके लिए वेट करना चाहिए। एक और मुद्दा आपने उठाया था कि कोई भी वैक्सीन अगर वो दोनों वैक्सीन इकट्ठे दी जा एक ही वही वैक्सीन दी जाती है, वो डेल्टा के अगेंस्ट काम करेंगे कि नहीं। इसमें दुनिया में बहुत ढेर सारा डाटा अवेलेबल है। हर वैक्सीन डेल्टा के अगेंस्ट कामयाब है। अगर वैक्सीन मिली है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अगर होता भी है तो माइल्ड होता है, उसमें कोई मरता नहीं, कोई हॉस्पिटल में नहीं जाता। 99% कारगर है। और जो 98% लोगों को ये सारी वैक्सीन, ये सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसको लेकर कोई कंफ्यूजन अपने मन में ना रखें। सारी वैक्सीन डेल्टा या डेल्टा का कोई और वेरिएंट आता है डेल्टा प्लस, तो उसको उसके इफेक्ट को रोकने में सारी वैक्सीन सक्षम है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जानना समझना। अब मैं राहुल पंडित जी आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है इसके ऊपर और रिसर्च होना चाहिए और होगा भी आगे चल करके, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये वक्त की मांग है क्या? क्योंकि आप देखिए कि मुंबई में ये कह दिया गया कि 15 अगस्त से लोकल ट्रेनें उन लोगों के लिए भी खुल जाएंगी जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज ले ली है, लेकिन सिर्फ 19 लाख के आसपास लोगों को यहाँ पर 2 डोज वैक्सीन मेरे ख्याल से मिली है। तो इसमें तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा सर। ऑफिसेज खोल दिए गए हैं 100% कैपेसिटी के साथ। तो आपको लगता है कि कुछ बड़े शहरों के लिए जहां पर कामकाजी लोग ज्यादा हैं, ऐसे शहरों में ये नीडेड है, मतलब मिक्सिंग ऑफ डोज नीडेड है और इसके ऊपर तेजी से काम होना चाहिए? पंडित जी, कोई भी वैक्सीन की जो स्टडी है इस वक्त इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही है कि हम जाके आगे इसको इम्प्लीमेंट करें। कनाडा एकमेव देश था मेरे ख्याल से जहाँ पे कि उन्होंने ऑफिशियली अलाउ किया था अपने रेसिडेंट्स को, पर उसमें भी अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं और बहुत सारे कंसर्न्स हैं क्योंकि इस वक्त पूरी तरह से एड्रेस नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से मेरा फिर से वही दोहराऊंगा कि एक अच्छा हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस को स्टडी करना चाहिए, एक अच्छे नंबर से देखनी चाहिए लार्ज स्टडी करके, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं है। मृत्युंजय जी, आप अगर कहें कि ऐसे बड़े शहरों में जरूरत है तो क्या हमारे पास 2 वैक्सीन पर्याप्त उपलब्ध है कि हम एक वैक्सीन का पहले डोज दे दें और दूसरे वैक्सीन का बाद में, दोनों डोजेज अवेलेबल है? दूसरी बात यह है कि क्या उस डोजेज के अंतर का बिटवीन द डोजेज का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, अगर हम प्रोटोकॉल को पकड़ के चले, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक का और अभी मॉडर्ना और ठीक बात है, प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही है सर, उसको नहीं तोड़ना है। ये बात आपकी महत्वपूर्ण है। अब आखिरी सवाल मनोज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है
मिक्सिंग ऑफ और डोज की हम बात कर रहे हैं, और दोनों जो हमारे यहाँ की दो अभी वैक्सीन है जिसके ऊपर जो ज्यादा अभी दी जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसके दोनों वैक्सीन के 2 डोज के बीच गैप भी अलग अलग है। अब मैं आपसे आखिर में यही पूछना चाहता हूं कि क्या, क्योंकि अब इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, खुल रही है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है कि जिन लोगों ने दोनों डोज नहीं ली है उनको कहीं पर टेस्ट से गुजरना पड़ता है, कहीं पर और कोई बाध्यता होती है। आपको लगता है कि ये जो 2 डोज के बीच अंतराल है कोविशील्ड का, उसको अब कम करने का वक्त आ गया है क्या? देखिए, मैं मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो डॉक्टर गांगुली सर ने जो बोला कि अभी हमें वॉच करने का टाइम है कि हमें वैक्सीन कॉकटेल पे जाना ही नहीं जाना है, इसका आंसर कोई लार्ज रैंडमाइज्ड ट्रायल से ही होगा। दूसरी चीज़ आपने जो कही अभी कि अभी हमें कोविशील्ड की जो डोज की जो गैप बढ़ाई गई थी वो लैंसेट के आधार पे और फिर हमारे जो एक्सपर्ट ग्रुप ने डिसाइड करके इसको बढ़ाया था। बट ये डोज का भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होता है। पेंडेमिक की आपकी क्या वहाँ पे इंटेंसिटी है, आपके कितने पॉपुलेशन है जो ससेप्टेबल हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि लैंसेट में एक स्टडी आ गई कि 12 हफ्ते के गैप पे इम्यूनोजेनिसिटी बहुत बढ़ जाती है तो हम 12 हफ्ते पे ही चिपके रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी एक अनुसंधान का विषय है कि इसको कम करके, ठीक है 1 महीने में कम इम्यूनोजेनिसिटी थी। और मैं यहाँ पे आपके साथ दर्शकों को ये बताऊं कि इम्यूनोजेनिसिटी का ये मतलब नहीं होता कि प्रोटेक्शन हो गया। ये तो एक समझिए कि स्टडी है जो कि लैब में हो रही है, उसको क्लिनिकली वो कितना सेव करता है, आईसीयू में कितने एडमिशंस कम करता है, मॉर्टिलिटी कितना कम करता है, ये सब भी एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बट निश्चित तौर पे कोविशील्ड की जो गैप बनाई गई थी वो लैंसेट में जो पब्लिश स्टडीज थी कि सबसे बढ़िया बेहतर इम्यूनिटी आपको 12 हफ्ते के बाद मिलता है, तो उस हिसाब से हमने बनाया। बट अगर हमें ऐसा लगता है कि फिर से डेल्टा वेव का खतरा है, डेल्टा प्लस का खतरा है, तो इसको छोटा भी किया जा सकता है। जैसा कि इंग्लैंड में भी उन्होंने बोला है कि ये चीज़ें जो डोज की गैप है वो पेंडेमिक के इंटेंसिटी और आपके वल्नरेबल पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है। राइट सर, राइट। जी जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज कुमार जी आपका, डॉक्टर पंडित जी आपका, और प्रोफेसर एन के गांगुली साहब आपका हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि मिक्सिंग ऑफ डोज को लेकर के आगे क्या कुछ होना चाहिए।